जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी व्याकरण का संपूर्ण विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यह हमारी वर्ण विचार संबंधी दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। पहली क्लास में हमने अध्ययन किया है कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण शब्द का अर्थ और उसका परिभाषा का अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने व्याकरण के अंगों का अध्ययन किया और उसके बाद हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया। फिर हमने वर्ण की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा और वर्णमाला का अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में वर्ण के भेदों का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण के भेद या अंग या प्रकार, यानी कि हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सभी विद्यार्थी याद कर लें कि हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा देखेंगे। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वर हैं वह अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं या मुख या मुंह से उच्चारण करते समय जिन ध्वनियों के मार्ग में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता हो उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या 11 मानी जाती है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि स्वर की संख्या हिंदी में कितनी है तो आपने 11 बतानी है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वर की संख्या तो आपने आंसर 13 देना है। यानी कि जो 11 स्वर हैं उनमें 2 स्वर और जोड़ दिए जाते हैं जिनको अयोग वा कहते हैं, वह इनमें शामिल कर दिए जाते हैं। इसलिए इनकी कुल संख्या 13 हो जाती है। जो 11 स्वर है वह ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, अगर परीक्षा में सीधा पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है तो आपने आंसर 11 देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर की कुल संख्या कितनी है तो आंसर 13 आता है। हिंदी में 11 स्वर हमें मिलते हैं। आगे चलते हैं, स्वर का वर्गीकरण देखेंगे। जो 11 स्वर है इनको 5 आधार पर विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 पर है उत्पत्ति या मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 2 पर है जीभ के आधार पर। नंबर 3 पर है ओष्ठ या होठ के आधार पर। और नंबर 4 पर है मुंह के खुलने के आधार पर। और नंबर 5 पर है स्वर तंत्र या उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि जो 11 स्वर हमें मिलते हैं उनको 5 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आगे चलते हैं, उत्पत्ति या मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। इस आधार पर स्वर को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी जो 11 स्वर है उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 नंबर पर है हर्षव या लघु या मूल स्वर। नंबर 2 पर है दीर्घ या गुरु या संधि स्वर। यानी इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो लघु या मूल स्वर हैं
इनको उच्चारण करते समय 1 इकाई का समय लगता है, यानी बहुत ही कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 मानी जाती है। अ, ई, उ और री इसमें शामिल किए जाते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर जिनको उच्चारण करते समय लघु स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है और इसमें अ, ई, उ, ए, अ, ओ और औ 7 स्वर शामिल किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि उत्पत्ति, मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ पुस्तकों में आपको स्वर के यहाँ पर उत्पत्ति, मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर 3 भेद मिलेंगे। जो तीसरा भेद है वह पलूत स्वर के नाम से जाना जाता है। वह हिंदी में पलूत स्वर नाम के कोई भी स्वर शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। संधि स्वर को आगे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर को मूल दीर्घवी कहते हैं और इसमें अ, ई, उ कुल संख्या 3 स्वर शामिल किए जाते हैं। विजातीय स्वर में जिनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं और इसमें ए, अ, ओ और औ 4 स्वर शामिल किए जाते हैं। जैसे कि आगे लिखे हुए हैं, जो संयुक्त स्वर है वह इन स्वर को मिलाकर बने हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लें, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाता है। आगे देखते हैं, कथन लिखा हुआ है। ये जो विशेष कथन है वह प्लुत स्वर के संबंध में है। जैसे कि लिखा हुआ है, संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है। हिंदी में इसे प्लुत चिह्न के नाम से पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है, जैसे राधा, धीरज आदि। यानी कि ये जो शब्द में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इनको प्लुत चिन्ह के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदी में प्लुत स्वर नाम का कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है। संस्कृत में प्लुत नाम के स्वर होते हैं, इसलिए कुछ पुस्तकों में मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद मान लिए जाते हैं, लेकिन हिंदी में प्लुत नाम का कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें। अगर आपसे पूछा जाए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आपने आंसर 2 देना है। अगर परीक्षा में वहाँ पर विकल्प में 3 हो तो आपने 3 चुनना है, 2 हो तो 2 चुनना है। क्लियर सभी विद्यार्थी को? आगे चलते हैं, नंबर 2 पर देखते हैं। जीभ या जिह्वा के आधार पर स्वर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो 11 स्वर है उनको जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पर है अग्र स्वर, नंबर 2 पर है मध्य स्वर, नंबर 3 पर है पश्चात स्वर। यानी जीभ के अगले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर, इसमें ई, री, ए और अ 5 स्वर शामिल किए जाते हैं। मध्य स्वर यानी कि जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला स्वर, इसमें 1 अ शामिल किया जाता है। पश्चात स्वर जीभ के पिछले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर, इसमें 5 स्वर शामिल किए जाते हैं। आ, उ, ओ और औ, इसमें ये 5 स्वर शामिल किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। यानी कि जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चात स्वर। आगे चलते हैं, 3 नंबर पर देखते हैं ओष्ठ यानी होठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। इस आधार पर स्वर को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 नंबर पर है वर्ताकार, जिसको गोलाकार भी कहते हैं। 2 नंबर पर है अवर्ताकार, जिसको अगोलाकार भी कहते हैं। वर्ताकार यानी जिन स्वर को उच्चारण करते समय हमारे होठ की स्थिति गोल हो जाती है, उनको गोलाकार स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 4 मानी गई है और इसमें उ, ओ और औ शामिल किए जाते हैं। अवर्ताकार में वह स्वर शामिल किए जाते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारे होठ की स्थिति गोल नहीं होती, उनको अवर्ताकार या अगोलाकार स्वर कहते हैं।
और इनकी संख्या 7 मानी गई है। इसमें अ, आ, ई, री, ए और अ शामिल किए जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, ओष्ठ के आधार पर यानी होठों के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्ताकार और अवर्ताकार। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में यानी मुंह के खुलने के आधार पर स्वर को मुंह खुलने के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि इस आधार पर जो 11 स्वर है उनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 नंबर पर है संवृत स्वर, नंबर 2 पर है अर्ध संवृत स्वर, नंबर 3 पर है विवृत स्वर और नंबर 4 पर है अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर में 5 स्वर शामिल किए गए हैं। ई, उ और री इसमें शामिल किए जाते हैं। और अर्ध संवृत स्वर में अ और ओ शामिल किए जाते हैं। विवृत स्वर में आ स्वर शामिल किया गया जिसकी संख्या 1 है और अर्ध विवृत स्वर में अ, ऐ और औ स्वर शामिल किए गए हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि मुंह के खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। इन सभी को याद कर लें, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। नंबर 5 पर देखते हैं, स्वर तंत्र या उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। इस आधार पर 11 स्वर को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पर है कंठ्य, नंबर 2 पर है तालव्य, नंबर 3 पर है मूर्धन्य, नंबर 4 पर है ओष्ठ्य, नंबर 5 पर है कंठ तालव्य और नंबर 5 पर कंठ ओष्ठ्य। यानी कि जो अ और आ स्वर है इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ्य माना जाता है। ई और ई जो स्वर है इसका उच्चारण स्थान तालव्य माना जाता है। री जो स्वर है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य माना जाता है। उ और उ जो स्वर है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। ए और अ जो हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य माना जाता है। यानी इनका उच्चारण कंठ से और तालव्य यानी तालु से बोला जाता है। उसी प्रकार से ओ और औ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ्य माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, यानी कि स्वर तंत्र या स्वर यंत्र आ जाए या उच्चारण स्थान से आपसे पूछा जाए स्वर के कितने भेद हैं तो इसको 6 आधार पर विभाजित किया जाता है। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि जो आ स्वर है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपने उत्तर देना है कंठ्य। उसी प्रकार से री स्वर का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाता है वह अ और अ, ओ और औ से पूछा जाता है। इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया ही जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता। तो यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको याद कर लेना कि दंत्य से 11 स्वर में से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने स्वर का अध्ययन किया है। स्वर के बारे में जो भी हमने आज अध्ययन किया है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, यानी कि अगली क्लास में हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।